हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी की। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनर्जी। तो आइए बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है उससे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करना चाहूंगा तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं एनर्जी को लेके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि आपकी जो वर्क करने की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है, कैपेसिटी हम कह लें या एबिलिटी कह लें, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू अ वर्क। अब देखिए एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मींस देयर इज ओनली अ मैग्नीट्यूड। केवल क्या होता है इसमें? मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। सो दिस इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू अ वर्क, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो कह रहा है द यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट द वर्क। एज दैट द वर्क देन इट मींस जो यूनिट हमारी वर्क की होती है सेम एज वही यूनिट हमारी एनर्जी की होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो कैपेसिटी होती है वर्क करने की। तो वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं, इसलिए हमारी एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है। सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। So it is joule, that is joule. In CGS unit हम इसको क्या बोलते हैं? अर्ग, ERG अर्ग। अब ये जो SI यूनिट होती है हमारे पास, ये जो SI यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड जूल। जूल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, या हम कैपिटल लेटर J से इसको डिनोट कर सकते हैं। जूल को हम या तो स्मॉल लेटर में जूल लिखें या कैपिटल लेटर J से इसको डिनोट किया जा सकता है। अब एनर्जी की कुछ बड़ी और कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है, तो बात कर लेते हैं इनकी कुछ बिगर यूनिट्स की। तो अगर मैं इनके बिगर यूनिट्स की बात करूं एनर्जी की, दैट इज वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर। देयर आर टू बिगर यूनिट्स, दैट इज द वॉट आवर एंड इज द किलो वॉट आवर। ठीक है, अब ये वॉट आवर या किलो वॉट आवर जो एनर्जी है, ये बेसिकली हम एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन की एक एनर्जी होती है। तो देखते हैं 1 वॉट आवर। 1 वॉट आवर कितनी एनर्जी होती है? 1 वॉट आवर का मतलब 1 वॉट इंटू 1 आवर। सो द 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं देन इट्स बिकम 3600 जूल। 3600 जूल, दैट इज द 1 वॉट आवर की एनर्जी होती है 3600 जूल। अब यही 3600 जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.6 किलो जूल। बाय 3.6 किलो जूल बिकॉज 1000 जूल is equal to 1 किलो जूल। 1000 जूल means 1 किलो जूल होता है। So that is 3600 जूल is become 3.6 किलो जूल। Is that clear? तो इस तरीके से 1 वॉट आवर की एनर्जी को हम लोग जूल में इस तरीके से लिख सकते हैं, या 3600 जूल लिखेंगे या 3.6 किलो जूल लिखेंगे। सेम एज इससे और बड़ी यूनिट क्या हो जाती है? 1 किलो वॉट आवर। यहां पे वॉट आवर है और ये किलो वॉट आवर है, तो 1 किलो वॉट एंड 1 आवर। अब यहां पे हमें मालूम है कि 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। ये क्या होता है? 1 किलो वॉट। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट होता है, इसलिए यहां 1 किलो वॉट की जगह हमने 1000 वॉट यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड लिखा। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। देन इट मींस इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं देन इट्स बिकम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आती है हमारी एनर्जी। अगर मैं बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं 1000 मल्टीप्लाई बाई 3600, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 36 इतना जूल लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, अब इसी जूल को हम लोग 10 की पावर में लिखते हैं, देन इट्स बिकम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब इस जूल को हम लोग 10 टू द पावर 6 यानी कि दैट इज कॉल्ड मेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल। ठीक है बेटा, ये मेगा जूल में आ जाएगा। दैट इज द एनर्जी यूनिट ऑफ अ बिगर यूनिट, दैट इज वॉट आवर एंड द किलो वॉट आवर। इज इट क्लियर? एनर्जी और तरीके से अगर मैं बात करता हूं हीट की एनर्जी की, हीट एनर्जी,
जो हीट एनर्जी होती है इसको नॉर्मली हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं बच्चा? कैलोरी में। तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी और किलो कैलोरी। किसमें किसमें मेजर करेंगे? कैलोरी और किलो कैलोरी में। अब कैलोरी और जूल का क्या रिलेशन होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने का। So 1 joule is equal to 0.24 calorie and 1 calorie is equal to 4.18 joule, sorry। तो हमारे पास इस तरीके से एनर्जी के और भी यूनिट्स होते हैं और उनका रिलेशन देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उनके पास भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। वो कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनकी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट से मेजर करते हैं। किसकी यूनिट से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम मेजर करते हैं उनकी एनर्जी को, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इतनी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो हमें ये सारी रिलेशंस हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट और उनके कुछ बिगर या अदर यूनिट्स के साथ बेसिक रिलेशन होता है यूनिट जूल का। अगर हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी की, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम यहां देखेंगे कि द मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी में कितनी टाइप की एनर्जी आती है? तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इन 2 तरीके की एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कह रहा है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रही होती है विद द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देन इट मींस अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी काइनेटिक एनर्जी में है। यानी कि बॉडी किस एनर्जी को पॉजेस कर रही है? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। अगर हमें किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए क्या लिखा है। द काइनेटिक एनर्जी possessed by a moving body can be measured by the amount of work which the moving body can perform before coming to rest। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही हो और वो बॉडी मोशन करने में जितना वर्क करेगी उस वर्क को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। इज दैट क्लियर? ओके। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रुकने से पहले का काम। टू कैलकुलेट इट एन अपोजिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए, इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई होगा। टू कैलकुलेट इट एन अपोजिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी and the amount of work done by the opposing force is calculated। तो हमें किसका वर्क कैलकुलेट करना है? जो अपोजिट फोर्स लग रहा है इस बॉडी को स्टॉप करने में। अगर हम इसके वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें इस बॉडी का वर्क डन पता चल जाएगा, तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली के लिखा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमें ये फॉर्मूला डराइव करना है। आइए डराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास क्या है बच्चा? m है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v।
और उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, v। कौन सी वेलोसिटी है, v। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स f। और ये बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी है, इसके पास वेलोसिटी है v, ये मूव कर रही है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट में आ रही है। कह रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और उस पर एक कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज f। लेट बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर आप इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी की स्पीड स्लो डाउन होगी, यानी कि ये बॉडी रिटार्डेशन करेगी। ठीक है, रिटार्डेशन करेगी यानी कि धीरे धीरे रुकेगी। रिटार्डेशन प्रोड्यूसेस बाय द फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इसमें रिटार्डेशन आएगा। एंड द बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस s, और वो कुछ दूर चलेगी और लास्ट में क्या हो जाएगी बेटा, रेस्ट, रुक जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इन स्टॉपिंग इट। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की निकलेगी वो जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके वर्क डन के इक्वल होगी, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रिटार्डिंग फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है तो भाई वर्क डन मतलब क्या होता है, F इंटू एस। तो इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है बेटा, F इंटू एस। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है F इंटू एस। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं F इंटू एस, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास हमें पता है, बॉडी एक्सेलरेट ma होता है। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज बात करेंगे, अब हम इक्वेशन के थर्ड मोशन की बात करेंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, यहां पर हमने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये v स्क्वायर क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी होती है। v स्क्वायर क्या होती है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, बॉडी तो लास्ट में जीरो हो रही है, रेस्ट पर आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इज बिकम जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये क्या होता है, u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की हमने कितनी मानी है, v, तो यहां लिखेंगे v स्क्वायर और प्लस 2as, यानी कि यहां पर a जो है वो एक्सेलरेशन है लेकिन बॉडी रिटार्डेशन कर रही है। तो जब बॉडी रिटार्डेशन करती है तो एक्सेलरेशन के साइन को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहां पॉजिटिव की जगह हम क्या लगा देंगे, निगेटिव, दैट इज 2as। ठीक है, अब मैं इस माइनस 2as को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये साइन माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। देन यहां मैं v स्क्वायर, ये हमें पता चल गया कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब हम यहां से s की वैल्यू निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारे पास s की वैल्यू पता चल गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से f की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3 से s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f इंटू एस। तो यहां से f की वैल्यू और यहां से s की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या होती है बेटा, m इंटू ए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है s मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a हमारा कैंसल हो जाएगा बेटा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसल। इसके आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू v स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर जब हम जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आवर काइनेटिक एनर्जी इज बिकम हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी। आवर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज द बेटा डेरिवेशन। इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गेट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स
तो हमको ये पता है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, और साथ ही साथ हमें एस की भी वैल्यू पता है। एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब हम ये दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, ये इसकी जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं वर्क डन की जगह। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ यानी कि ma और इंटू एस यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2a। जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो a से a कैंसल हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन कैंसल आउट एक्सेलरेशन, सो दैट इज बिकम हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रिलेशन हमें चाहिए थी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय द मास एंड वेलोसिटी। देन इट मींस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का मास जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर मास या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन किसके साथ, द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो अगर मैं बेसिक बात करता हूं मोमेंटम की, तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम p होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम p जिसे हम कहते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का अगर मूवमेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये हमको पता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। बॉडी का मोमेंटम हमें पता है। अब हम बॉडी का मोमेंटम जब हमें पता है तो हम यहां से v फाइंड कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, p अपॉन m। v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, v अपॉन m। तो हमको p की वैल्यू पता चल गई। हाँ, v इज इक्वल टू p अपॉन m। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमको v अपॉन m मालूम है। अब हम इस वैल्यू को, v की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी है, इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो v की जगह। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m v स्क्वायर, यानी कि p अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 इंटू m इंटू p स्क्वायर अपॉन m इंटू m। तो एक m से दूसरा m कैंसल आउट होगा। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से 2m को, जो कि डेनोमिनेटर में है, 2m को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकता हूं, यानी कि 2m और मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो अगर मैं यहां से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां अंडर रूट लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं p, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। मैं इस तरीके का एक रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। एक रिलेशन हमारे पास ये आया कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू मास, वो भी रूट में। दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो रिलेशन है, लेकिन बेसिक और जनरल रिलेशन जो हमें लिखना होता है वो ये लिखना होता है, p इज इक्वल टू रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ये बेसिक जनरल रिलेशन होता है जो कि हमें लिखना होता है। अगर हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है रिलेशन के लिए तो हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, यानी कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू मास। ये रिलेशन हमको लिखना होता है, लेकिन हम इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इन जनरल हमें यही यूज करना होगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपसे कभी भी पूछता है तो आप जनरली इसको लिखना प्रेफर करेंगे। इज दैट क्लियर?
तो हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं और उसके बाद कुछ उसकी यूनिट्स देखेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। किसकी बात करेंगे बच्चा? वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके कुछ टाइप्स, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे भी आएंगे जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द एनर्जी होती है। तब तक के लिए आप इसको देखेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। ओके, बाय बाय।